हेलो एवरीवन। तो हम लोग सीडीपी पढ़ रहे थे, इसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। उसके माता पिता और शिक्षक को उसकी इस असहाय स्थिति से लाभ नहीं उठाना चाहिए। अतः उन्हें डांटना या पीटना नहीं चाहिए और न उसे भय या क्रोध दिखाना चाहिए। इसके विपरीत उनके प्रति सदैव प्रेम, शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। अगला पॉइंट है, शिशु के व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, अतः उनका दमन न करके सभी संभव विधियों से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसका कारण ये है कि दमन करने से शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है। फिर अगला है, शिशुओं में मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, अतः उसे सोचने विचारने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। शिशु कल्पना जगत में विचरण करता है और उसी को वास्तविक संसार समझता है, अतः उसे ऐसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसे वास्तविकता के निकट लाए। मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानियों को इसलिए स्थान नहीं दिया गया है, ठीक, क्योंकि वे बालकों को वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। शिशु की शिक्षा में कहानियों और सचित्र पुस्तकों का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। इसकी उपयोगिता के संबंध में क्रो एंड क्रो ने कहा है, 5 वर्ष का शिशु कहानी सुनते समय उससे संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना पसंद करता है। मतलब जो पुस्तकें होती हैं बालकों की, वो रंग बिरंगी होनी चाहिए जो उन्हें देखने में आकर्षक लगे। शिशु को खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। इस संबंध में स्ट्रेंग ने लिखा है कि शिशु अपने तो स्ट्रेंग ने लिखा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। फिर आगे आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की विशेषताएं देखेंगे तो बाल्यावस्था को मुख्यतः 2 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम 6 से 9 वर्ष तथा द्वितीय चरण है 9 से 12 वर्ष तक। प्रथम चरण में बालक की लंबाई और भार दोनों बढ़ते हैं। इस चरण में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। द्वितीय चरण में बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं, नंबर 1 है, इस अवस्था में बालक शैशवावस्था के काल्पनिक जगत से वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करता है। इस अवस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वे स्थायी रूप धारण न करके वातावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके ये प्रश्न शैशवावस्था के साधारण प्रश्नों से अलग होते हैं, जैसे यह क्या है। इसके विपरीत वह अब पूछने लगा है प्रश्न बाल्यावस्था में पूछेगा कि यह ऐसा क्यों है और ऐसा कैसे हुआ। ये क्वेश्चन पूछता है वो बाल्यावस्था में। बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना और अच्छी बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। वह उन भावनाओं का दमन करता है जिनको उसके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते। इस अवस्था में बालकों में बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। इस अवस्था में बालकों की सामूहिक खेलों के प्रति अत्यधिक रुचि होती है। वह 6 या 7 वर्ष की आयु में छोटे समूहों में और बहुत अधिक समय तक खेलते हैं। खेल के समय बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में झगड़े अधिक होते हैं। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक दलीय खेलों में भाग लेने लगते हैं। बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बालक विशेष रूप से कांच की गोलियों, टिकटों, मशीनों के भाग और पत्थर के टुकड़ों का संचय करते हैं। वहीं बालिकाएं चित्रों, खिलौनों, गुड़ियों, कपड़ों के टुकड़ों का संग्रह करती हैं। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, क्योंकि वह एकांत प्रिय और केवल अपने में रुचि लेने वाला होता है। इसके विपरीत बाल्यावस्था में उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है, क्योंकि बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः वह अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं और कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है। इस अवस्था में बालकों को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वह साधारणतः घर से बाहर किसी प्रकार कार्य करना चाहता है, जैसे बागवानी या औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाना आदि। ठीक इसके विपरीत बालिकाएं घर में ही कोई ना कोई कार्य करना चाहती हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई और बुनाई आदि। इसके बाद में हम देखेंगे बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। तो बाल्यावस्था में बालक की शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है
इस अवस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अतः पाठ्य विषय और शिक्षण विधि में उसकी रुचियों के अनुसार परिवर्तित किया जाना आवश्यक है। ऐसा करने से उसमें शिक्षण के प्रति आकर्षण तो बना ही रहता है, साथ ही उसकी मानसिक प्रगति भी गतिमान रहती है। बालक के लिए कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन आवश्यक है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उसके लिए लाभप्रद भी हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ विशेष विषयों जैसे भाषा, अंगणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ड्राइंग, चित्रकला, सुलेख, पत्र लेखन और निबंध रचना आदि का चुनाव करना चाहिए। अगला, बालक कठोर अनुशासन पसंद नहीं करता है। वह शारीरिक दंड, बल प्रयोग और डांट डपट से घृणा करता है। वह उपदेश नहीं सुनना चाहता है। वह धमकियों की चिंता नहीं करता है। अतः उसकी शिक्षा प्रेम तथा सौहार्द और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना है। यह विकास तभी संभव है जब बालक के संवेगों का दमन ना किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से उसमें हीन भावना ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। स्ट्रेंग के अनुसार इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है, अतः इस बात पर बल दिया जाना आवश्यक है कि बालक भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करे। बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अतः उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी इस प्रवृत्ति की तुष्टि हो। किर्कपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल माना है, अतः विद्यालय में ऐसी क्रियाओं का अनिवार्य रूप से संगठन किया जाना चाहिए जिसमें भाग लेकर बालक में अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, सहयोग आदि सामाजिक गुणों का अधिकतम विकास हो। अब हम देखेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं। तो बाल्यावस्था के समापन के बाद 13वें वर्ष से किशोरावस्था की शुरुआत होती है। इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं में क्रांतिकारी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इसलिए इस काल को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, जैसे किशोरावस्था को शारीरिक विकास का काल माना जाता है। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे कि भार और लंबाई में तीव्र वृद्धि, मांसपेशियों और शारीरिक ढांचे में दृढ़ता, किशोर में दाढ़ी और मूंछ की रोमावलियों एवं किशोरियों में प्रथम मासिक स्राव के दर्शन। इस अवस्था में किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। किशोरों में इस अवस्था में पाए जाने वाले मानसिक विकास के प्रमुख गुण हैं कल्पना एवं दिवा स्वप्नों की बहुलता, बुद्धि का अधिकतम विकास, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि, विरोधी मानसिक दशाएं हैं। किशोर जिस समूह का सदस्य होता है उसको वह अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। यदि उसके माता पिता और समूह के दृष्टिकोणों में अंतर होता है तो वह समूह के ही दृष्टिकोणों को श्रेष्ठतर समझता है और उन्हीं के अनुसार अपने व्यवहार, रुचियों, इच्छाओं आदि में परिवर्तन करता है। अगला है, किशोरों में आवेगों और संवेगों की बहुत प्रबलता होती है। यही कारण है कि उनका विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार होता है। उदाहरण के तौर पर किसी समय वह अत्यधिक क्रियाशील होता है तो किसी समय पर अत्यधिक मंद, किसी परिस्थिति में साधारण रूप से उत्साहपूर्ण और किसी में असाधारण रूप से उत्साहहीन होता है। किशोरावस्था में बालक नैतिक और अनैतिक बातों पर विचार करने लगता है, परिणाम स्वरूप अपने जीवन दर्शन का निर्माण करता है। वह ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना चाहता है जिनकी सहायता से वह अपने जीवन में कुछ बातों का निर्माण कर सके। उसे इस कार्य में सहायता देने के उद्देश्य से ही आधुनिक युग में युवा आंदोलनों को संगठित किया गया है। अगला है, किशोर में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने और प्रौढ़ों के समान निश्चित स्थिति प्राप्त करने की अत्यधिक अभिलाषा होती है। ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन के शब्दों में किशोर का महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। किशोरावस्था के आरंभ में बालकों को धर्म और ईश्वर में आस्था नहीं होती है। इनके संबंध में उनमें इतनी शंकाएं होती हैं कि वे उनका समाधान नहीं कर पाते हैं, पर धीरे धीरे उनमें धर्म में विश्वास उत्पन्न हो जाता है और वे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने लगते हैं। फिर आगे देखेंगे किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। तो इसकी विशेषताएं हैं, हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए किशोरों की शिक्षा के लिए। तो नंबर 1 है, किशोरों की मानसिक शक्तियों के सर्वोत्तम और अधिकतम विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप उसकी रुचियों, रुझानों, दृष्टिकोणों और योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। किशोर अपने समूह को अत्यधिक महत्व देता है और उसमें आचार व्यवहार की अनेक बातें सीखता है, अतः
विद्यालय में ऐसे समूहों का संगठन किया जाना चाहिए जिनकी सदस्यता ग्रहण करके किशोर उत्तम सामाजिक व्यवहार और संबंधों के पाठ को सीख सकें। इस दिशा में सामूहिक क्रियाएं, सामूहिक खेल और स्काउटिंग अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है, किशोर में उचित महत्व और उचित स्थिति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है। उसकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसे उत्तरदायित्व के कार्य दिए जाने चाहिए। इस उद्देश्य से सामाजिक क्रियाओं, छात्र स्वशासन और युवक गोष्ठियों का संगठन किया जाना चाहिए। बालक और बालिकाओं में विभिन्नता होनी अति आवश्यक है। इसका कारण यह है कि लिंग भेद के कारण और इस विचार से कि बालक और बालिकाओं को भावी जीवन में विभिन्न कार्य करने हैं, दोनों के पाठ्यक्रमों में विभिन्नता होनी चाहिए। किशोर अपने जीवन दर्शन का निर्माण करना चाहता है, पर उचित पथ प्रदर्शन के अभाव में वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है। इस कार्य का उत्तरदायित्व विद्यालय पर है कि वह उचित मार्गदर्शन दे। अगला पॉइंट, किशोर अनेक प्रकार के संवेगों से संघर्ष करता है। इन संवेगों में से कुछ उत्कृष्ट और कुछ निकृष्ट होते हैं। अतः शिक्षा में इस प्रकार के विषयों और पाठ्यक्रम में सहयोगी क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो निकृष्ट संवेगों का दमन कर उत्कृष्ट संवेगों का विकास कर सके। इस उद्देश्य से कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की सुंदर व्यवस्था की जानी चाहिए। किशोर में व्यक्तिगत विभिन्नताओं और आवश्यकताओं को सभी शिक्षाविदों ने स्वीकार किया है। अतः विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें किशोरों की व्यक्तिगत मांगों को पूर्ण किया जा सके। किशोर के मस्तिष्क में विरोधी विचारों में निरंतर द्वंद्व होता रहता है, फलतः वह उचित व्यवहार के संबंध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है। अतः उसे उदार, धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वह उचित और अनुचित में अंतर करके अपने व्यवहार को समाज के नैतिक मूल्यों के अनुकूल बना सके। किशोर में अपराध करने की प्रवृत्ति का मुख्य कारण है निराशा। इस कारण को दूर करके उसकी अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है। विद्यालय उसको अपनी उपयोगिता का अनुभव करा के उसकी निराशा को कम कर सकता है और इस प्रकार अपराध प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है।